आज के इस पार्ट में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हॉर्मोन्स। ठीक है, हॉर्मोन्स, हार्मोन्स, जो भी आप अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हार्मोन्स बोलूँगा, हॉर्मोन्स भी बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बाकी सब कुछ जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। क्लियर। अभी जो हार्मोन्स होते हैं, इस हार्मोन के बारे में हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमको हार्मोन का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन पढ़ने के पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली हार्मोन्स होते क्या है। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस सीक्रेटेड इनटू ब्लड बाय द डक्टलेस ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो उस एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्टलेस का मतलब होता है नॉर्मली जितने भी, डक्ट का मतलब होता है एक पाइप जैसे। तो इफ वेसल है और वेसल के थ्रू हम लोग कुछ सप्लाई कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे विथ डक्ट, और विदाउट हम लोग उस वेसल के थ्रू हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डक्टलेस। जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पानी लेके जा रहे हैं और पानी लेके जाने के लिए हम किसी पाइप का यूज़ कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे डक्ट विथ डक्ट। हम जमीन के ऊपर ही पानी डाल के उसको लेके जा रहे हैं, हमने वहाँ पे किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं किया, किसी डक्ट को यूज़ नहीं किया, किसी वेसल को यूज़ नहीं किया, तो उसको बोलेंगे हम लोग डक्टलेस। तो हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो डक्ट वाले होते हैं, कुछ जो रहेंगे वो डक्टलेस होते हैं। तो ऐसे ही डक्टलेस ग्लैंड्स जो होता है वो क्या करता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, और वो जो सब्सटेंस वो सिक्रीट करता है वो डायरेक्टली ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं, और ब्लड के साथ मिक्स होने के बाद वो अपने साइड के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम बोलते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो है वो भी एक केमिकल सब्सटेंस ही है, और ये केमिकल सब्सटेंस जो रहेगा वो हमारे बॉडी के अंदर के जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको सिक्रीट करते हैं, और बाद में उसको क्या करेंगे, ब्लड के साथ मिक्स करेंगे। pour directly in the blood stream which transport them to the site of action। तो हम हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ये एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, जो इस केमिकल सब्सटेंस को, जो इस हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस होने के बाद ये हार्मोन, ये केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं, और ब्लड के साथ मिक्स होने के साथ ये ब्लड के साथ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, और ब्लड के साथ ट्रैवल करना जब शुरू करेंगे तो साथ में वो उस साइड तक पहुंचेंगे जिस साइड पे इनकी ज़रूरत होती है। तो ये जो होते हैं वो ब्लड के साथ मिक्स होके उनकी जो भी प्लेस होती है, जो भी साइट होती है जहाँ पे उनको एक्शन करना है, अपना काम करना है, उस साइट के ऊपर पहुँचने का ये काम करेगा। इसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। मतलब एक सेल और दूसरे सेल के बीच में मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं ये हार्मोन्स। तो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मैसेंजर का काम करते हैं, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज दे एक्ट एज अ इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। साथ में इनका काम होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी फिजियो केमिकल प्रोसेस होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजिकल प्रोसेस होते हैं जहाँ पे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं जहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। तो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जब दोनों साथ में मिला के चलते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजियो केमिकल प्रोसेस। हमारे बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो रहेंगे वो फिजियो केमिकल प्रोसेस होते हैं, और इस फिजियो केमिकल प्रोसेस को पूरा करने के लिए कभी कभी हमको किसी केमिकल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, और उस केमिकल सब्सटेंस को हम बोलते हैं हार्मोन। हर एक हार्मोन जो होता है वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि एक ही हार्मोन जो रहेगा वो सभी फिजियोकेमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। एक पर्टिकुलर हार्मोन जो होता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस को ही कंट्रोल करने का काम करेगा। उनमें से तो क्लासीफाई करेंगे तो मेनली टू पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। वन इज कॉल्ड एज द स्टीरॉयड एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द नॉन स्टीरॉयड। अब कुछ प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे स्टीरॉयड के पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी हम लोग नॉन स्टीरॉयड के पढ़ेंगे। स्टीरॉयड जो होते हैं, ये स्टीरॉयड, जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं उन स्टीरॉयड हार्मोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ सिमिलर टू कोलेस्टेरॉल। तो ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ, ये कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर और इस कोलेस्टेरॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है।
साथ में जो लिपिड होता है उस लिपिड के अंदर ये स्टीरॉयड हार्मोन जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, ठीक है। तो ये स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो लिपिड के अंदर सोल्यूबल होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि लिपिड क्या है। तो लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड कंटेंट्स हाइड्रोकार्बन। तो लिपिड्स जो होते हैं वो मोस्टली हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग सेल। मतलब हमारे बॉडी के अंदर के जो सेल्स होते हैं उस सेल का जो मेन कंपोनेंट जो होता है वो लिपिड होता है। लिपिड के हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो जो फैट्स होते हैं, जो ऑयल्स होता है, जो वैक्स होता है और कुछ विटामिन होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं, ये सभी के सभी जो रहेंगे वो लिपिड के टाइप्स रहेंगे, ठीक है। तो लिपिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं और इस हाइड्रोकार्बन को लिपिड जो होता है वो हमारे लिविंग सेल का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो उस लिपिड के अंदर ये स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं। साथ में ये स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो ओवरीज, टेस्टिस एंड प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो इस स्टीरॉयड हार्मोन का जो सीक्रेशन होता है वो ओवरीज से होता है जो कि फीमेल्स में, टेस्टिस से होगा जो कि मेल्स में, और प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का मतलब होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो यूटेरस होता है, जो वॉर्म होता है, यहाँ पे ये जो लेयर बनता है उस लेयर को बोलते हैं प्लेसेंटा। जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है दैट लेयर इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा जिस केमिकल सब्सटेंस को वो सिक्रीट करता है उस केमिकल सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं स्टीरॉयड। तो पहला जो था वो था स्टीरॉयड। अभी हम पढ़ेंगे नॉन स्टीरॉयड के बारे में। जैसे स्टीरॉयड जो होता है वो लिपिड में सोल्यूबल होता है, वैसे ही नॉन स्टीरॉयड जो रहेगा वो लिपिड में इनसोल्यूबल रहेगा। स्टीरॉयड जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करता है, वही नॉन स्टीरॉयड जो रहेगा वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं करेगा। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एड्रेनल हार्मोन और दूसरा रहेगा सेक्स हार्मोन, ठीक है। सेक्स हार्मोन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है फीमेल सेक्स हार्मोन और दूसरा रहेगा मेल सेक्स हार्मोन। तो जो मेल के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो जिस केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट करेंगे उसको बोलेंगे मेल सेक्स हार्मोन, और फीमेल के बॉडी के अंदर जो फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो जिस केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट करेंगे उसको बोलेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो दो है, एक है इस्ट्रोजेन और दूसरा रहेगा प्रोजेस्टेरॉन। बाद वाले स्लाइड में ये भी देखेंगे कि इस्ट्रोजेन का काम क्या रहेगा और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या रहेगा। साथ में मेल सेक्स हार्मोन जो रहेगा वो रहेगा एंड्रोजेन। तो एंड्रोजेन जो है वो मेल सेक्स हार्मोन रहेगा। यह है स्टीरॉयड के बारे में। नॉन स्टीरॉयड जो होते हैं उसको डिफरेंट फिर से क्लासीफाई करते हैं। एक होता है पेप्टाइड हार्मोन, इसको पॉलीपेप्टाइड हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज होते हैं। और पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है ये हमने इसके पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। इंसुलिन एंड ग्लाइकोजेन जो रहेगा, ग्लूकागॉन जो रहेगा वो पेप्टाइड हार्मोन का काम करेगा। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अमीनो ग्रुप होना चाहिए। थायराइड जो होता है, थायराइड हार्मोन, वो आता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स मतलब जो अमीनो एसिड से बना हुआ रहेगा या तो उसके साथ दूसरे ग्रुप्स अटैच रहेंगे। और मिसलेनियस में आता है प्रोस्टाग्लैंडिस, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स। एक है स्टीरॉयड, दूसरा रहेगा नॉन स्टीरॉयड। यहाँ पे स्टीरॉयड और नॉन स्टीरॉयड में क्या डिफरेंस रहेगा वो लिखा हुआ है कि स्टीरॉयड किस प्रकार से प्रॉपर्टीज शो करेगा और नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स जो रहेंगे वो किस प्रकार से प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स में से सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलीपेप्टाइड। जैसे इसके पहले वाले स्लाइड में लिखा था पेप्टाइड, तो ये जो रहेगा इसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं उनमें से तीन हार्मोन के बारे में हमको पढ़ना है। एक इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा एंडोर्फिन्स, ठीक है। इंसुलिन कीपिंग द ब्लड शुगर लेवल विद इन द लिमिट, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, ब्लड शुगर लेवल होता है, उस शुगर लेवल को एक लिमिट में रखने का काम करता है इंसुलिन।
इफ हमारे बॉडी किसी किसी के बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन प्रॉपरली नहीं होता, इंसुलिन इज अ हार्मोन, हम हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इफ कभी ऐसा होता है हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन नाम के हार्मोन का सिक्रीशन, उस केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन इनफ क्वांटिटी में नहीं होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर का जो शुगर का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है, वो कंट्रोल में नहीं होता है। उस टाइम पे हमको डायबिटीज़ नाम का डिसीज़ हो जाता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमको एक्सटर्नली बाय यूजिंग इंजेक्शन हमको इंसुलिन हार्मोन को, इंसुलिन नाम के केमिकल कंपाउंड को इजेक्ट करना होता है, ताकि वो क्या करे, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल होता है उस ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने का काम करे। नॉर्मल जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो किस टाइप कितना होता है, ये ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है व्हेन फास्टिंग और दूसरा होता है आफ्टर ईटिंग, मतलब खाना खाने के पहले शुगर का लेवल का एक लिमिट होता है, और खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद शुगर का लेवल कितना होना चाहिए उसका एक लिमिट फिक्स्ड है। जैसे जब हम फास्टिंग में होते हैं उस टाइम पे, मतलब खाना खाने के पहले जो नॉर्मल शुगर का लेवल होता है, ग्लूकोज का लेवल होता है, वो होना चाहिए 4.0 से लेकर 5.4 मिली मोल पर लीटर। वही बात हम लोग खाना खाने के 2 घंटे के बाद की देखेंगे, तो उस टाइम पे ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए अप टू 7.8 मिली मोल पर लीटर। तो ये है हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, और इसको लेवल में रखने का काम करता है इंसुलिन नाम का हार्मोन। ग्लूकागॉन जो होता है वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है, और ये जो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ उसको कंट्रोल का काम करता है इंसुलिन। एंडोर्फिन जो होता है टू इनिबिट द कम्युनिकेशन ऑफ द पेन सिग्नल। इफ हमारे बॉडी में कहीं पे कुछ पेन हो रहा है तो उस पेन को कम करना है, या तो वो पेन, मतलब नॉर्मली यहाँ पे हम लोग जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे वो नर्वस सिस्टम वाला यूज़ करेंगे। सपोज मतलब जितने भी नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, ऑप्टिक नर्व, जो भी है, ठीक है, तो इफ़ हमारे हाथ में कोई चींटी काटती है तो उस पार्ट में जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, वहाँ से हमारे नर्व सिस्टम के अंदर से मैसेज ब्रेन की तरफ पहुँचाते हैं, फिर ब्रेन उसके ऊपर एक्शन लेता है और फिर से दूसरा मैसेज दूसरे हाथ को पहुँचाएगा कि जाके उस चींटी को मार दो। तो इस प्रकार से किसी एक पार्ट में जो पेन हो रहा है वो पेन हमारे नर्वस सिस्टम से ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचता है कि उस पर्टिकुलर पार्ट में पेन हो रहा है। तो ये पेन होने मतलब पेन के सिग्नल ब्रेन तक पहुंच रहे, और जब ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचेंगे तो ही हमको पता चलेगा कि हमारे बॉडी में कहीं पे पेन हो रहा है। तो ये एंडोर्फिन क्या करता है, उसको इनिबिट करने का काम करता है, मतलब उस सिग्नल को पास नहीं होने देता है। इनिबिट करना मतलब कम करना, ठीक है। तो उस पेन सिग्नल को ये स्टॉप कराने का काम करता है कौन, एंडोर्फिन, टू इनिबिट द कम्युनिकेशन ऑफ द पेन सिग्नल। अमीनो एसिड, ये अभी जो भी थे ये पॉलीपेप्टाइड डेरिवेटिव्स थे, अभी हमको पढ़ना है अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, एक है थायराइड, दूसरा है इपिन, हमारे पास यहाँ पे जो है वो कौन से हैं, एक थायराइड, इपिनेफ्रेइन, और तीसरा रहेगा नॉर इपिनेफ्रेइन, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो रहेंगे वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स है, थायराइड, इपिनेफ्रेइन एंड नॉर इपिनेफ्रेइन। अब इनका फंक्शन क्या रहेगा, जो थायरॉक्सिन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर सिक्रिट होता है, वो जो रहेगा वो आयोडीनेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड है, ठीक है। तो आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड कौन सा रहेगा, टायरोसिन। तो ये जो थायराइड ग्लैंड में सिक्रीशन होता है उसको सिक्रेट करने में हेल्प करने का काम कौन करता है, थायरॉक्सिन। इफ हमारे बॉडी के अंदर आयोडीन का लेवल कम हो जाता है तो हमको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, और ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ा देता है, ठीक है। तो इफ हमारे बॉडी के अंदर आयोडीन
का लेवल कम हो जाता है तो ये एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब जो थायराइड ग्लैंड रहेगा उस थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ाने का काम करेगा। इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन रेगुलेट्स द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, मतलब हमारे बॉडी के अंदर का जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन। ग्रोथ हार्मोन और सेक्स हार्मोन जो होते हैं उनका काम होता है ग्रोथ करना और साथ में डेवलपमेंट करना। प्रोस्टाग्लैंडिस नाम का जो एक हार्मोन होता है, इट क्रिएट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट द साइट वेयर एन इंजरी और एनी इशू ऑकर्स, मतलब इफ हमारे बॉडी में कहीं पे कुछ इंजरी हो जाती है तो उस जगह पे इमीडिएटली ये क्या करता है, क्रिएट हो जाता है, तो वो रहेगा प्रोस्टाग्लैंडिस। मतलब कहीं पे भी इंजरी हो गई हमारे बॉडी पे तो तुरंत वहाँ पे ये क्या करता है, प्रोड्यूस हो जाएगा। दे आर नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम अ ग्लैंड, ये किसी पर्टिकुलर ग्लैंड से सिक्रेट नहीं होते हैं, जहाँ पे इंजरी होगी ये वहाँ पे तुरंत क्या हो जाएगा, सिक्रेट हो जाएगा। ईस्ट्रोजन जो रहेगा ये प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है, इसका काम होता है कि फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट करने का काम करता है ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन इज अ प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन जिसका काम रहेगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करना। साथ में जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको प्रॉपरली रेगुलेट करने में हेल्प करता है, दैट इज़ द प्रोजेस्टेरॉन। तो एक है ईस्ट्रोजन और दूसरा रहेगा प्रोजेस्टेरॉन। एंड्रोजन जो स्पेशली मेल में प्रेजेंट होता है, ये मेल के अंदर का जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होता है उस रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करेगा एंड्रोजन। एंड्रोजन में ऐसा कहा जाता है कि एंड्रोजन इज अ मेल हार्मोन, बट ऐसा होता है कि ये मेल में भी प्रेजेंट होता है और ये फीमेल में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जनरली यही बात कही जाती है कि एंड्रोजन इज अ मेल हार्मोन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहे, यहाँ पे जो हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है ये है प्रोस्टाग्लैंडिस, उसके बाद देखा ईस्ट्रोजन, उसके बाद देखा प्रोजेस्टेरॉन और लास्ट में हमने देखा कि एंड्रोजन जो रहेगा ये किस प्रकार से काम करेंगे और ये इनका काम क्या रहेगा और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड के कितने टाइप्स रहेंगे। साथ में हमको ये भी पढ़ना है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो हम लोग कॉमनली दो न्यूक्लिक एसिड को जानते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो हम देखेंगे कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। साथ में हम देखेंगे कि डीएनए का कंपोजिशन क्या रहेगा, आरएनए का कंपोजिशन क्या रहेगा, मतलब इन ये दोनों किस प्रकार से बने रहेंगे और इनके मेन कंपोनेंट क्या रहेंगे। साथ में डीएनए और आरएनए के जो कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में किस प्रकार का बॉन्डिंग रहेगा वो पढ़ेंगे। साथ में डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, वो किस प्रकार से दिखाई देंगे केमिकली। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, मतलब ये डीएनए और आरएनए दोनों जो न्यूक्लिक एसिड है ये न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी में किस प्रकार का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए जो होता है इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रॉड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये जो रहेगा ये डबल स्ट्रैंडेड रहेगा। आगे जाने के बाद इनके स्ट्रक्चर्स हम लोग देख लेंगे। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, इस पे डीऑक्सी एक्स्ट्रा है। कंटेंस राइबोस इन स्टेट ऑफ डीऑक्सीराइबोस। तो जहाँ पे डीऑक्सीराइबोस था डीएनए में तो आरएनए में ओनली राइबोस रहेगा, डीऑक्सीराइबोस नहीं रहेगा। ठीक है, तो डीऑक्सी निकल गया। डीऑक्सी का मतलब क्या होना चाहिए, एक ऑक्सीजन कम होना चाहिए। डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना। जैसे डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड होता है वैसे आरएनए जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा। अब ये जो डीएनए और आरएनए है इनके बेसिक जो कंपोनेंट है वो सेम है।
अब देखेंगे कि इसमें बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे होना चाहिए बेस। ये बेस एसिड बेस वाला बेस नहीं है, ठीक है, पहली बात। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे बेसिक ग्रुप जरूर प्रेजेंट होता है। एसिड बेस वाला बेस नहीं, लेकिन इसमें बेसिक ग्रुप जो रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा। तो सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा बेस। और ये जो बेस होता है, इस बेस के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, एंड दैट्स वाई बहुत सारी जगह ऐसा लिखा जाता है इट इज़ अ नाइट्रोजीनस बेस। तो नाइट्रोजीनस बेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन होता है और ये नाइट्रोजन बाद में बॉन्डिंग बनाने के काम आता है। तो डीएनए और आरएनए का जो बेसिक कंपोनेंट में से पहला जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा बेस। ये बेस क्या करता है, ये शुगर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है। अब ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो शुगर मॉलिक्यूल में पहले कितने कॉर्नर्स है वो देखते हैं। तो 1 2 3 4 5, और सॉरी कॉर्नर्स कितने हैं, 5। 5 कॉर्नर में से कार्बन जो रहेगा वो रहेगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये रहेगा 5। मतलब ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ये 5 कार्बन का शुगर है। अब ये शुगर है तो शुगर रहेगा मतलब स्वीट टेस्ट रहेगा, और स्वीट टेस्ट रहेगा तो इसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। सही है ना, मतलब ये सैकराइड है। सही है ना। और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उस कार्बोहाइड्रेट के एंडिंग में हमने एक वर्ड यूज़ किया था, कौन सा, OAC। सही है, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, OAC आना चाहिए। क्लियर है ना। और ये कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। ठीक है, 5 कार्बन के लिए क्या आना चाहिए, पेंटा। पेंटा के एंडिंग में आएगा OAC, मतलब ये बनेगा पेंटोस शुगर। तो यहाँ पे जो शुगर मॉलिक्यूल है, इस शुगर मॉलिक्यूल को हम लोग पेंटोस शुगर बोलेंगे। पेंट आता है 5 कार्बन के लिए, मतलब ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, इस शुगर मॉलिक्यूल में टोटल कार्बन कितने हैं, 5। 1 2 3 4 5। 5 के लिए पेंट, एंडिंग में आएगा OAC, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो वो बनेगा पेंटोस शुगर। तो यहाँ पे जो बेस है उसको बोलेंगे नाइट्रोजिनस बेस। क्यों बोलेंगे उसका मतलब बता दिया। साथ में यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल है, और ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, इस शुगर मॉलिक्यूल को इसके बाद हम बोलेंगे पेंटोस शुगर। क्या बोलेंगे, पेंटोस शुगर। और इस पेंटोस शुगर के साथ में यहाँ पे अटैच रहेगा फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट। ठीक है, तो जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, उस फॉस्फोरिक एसिड जो है जब H+ आयन देगा तो वो क्या बनेगा, ATE लगेगा एंडिंग में, तो वो बन जाएगा फॉस्फेट। ठीक है, तो DNA और RNA दोनों के जो बेसिक कंपोनेंट है उनको 3 कंपोनेंट देखा। पहला बेस, नाइट्रोजनस बेस। दूसरा देखा शुगर, पेंटोस शुगर। ठीक है, उसके बाद फॉस्फेट, मतलब यहाँ पे रहेगा फॉस्फोरस के साथ रहेगा ऑक्सीजन। तो ये फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, ये हमारा पेंटोस शुगर और बेस। पेंटोस शुगर, देखो ये तीनों पार्ट अलग अलग है, ये बेस अलग है, ये पेंटोस शुगर अलग है और फॉस्फेट अलग है। जब हम लोग शुगर को, ये फर्स्ट कार्बन होता है शुगर का, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। तो शुगर का फर्स्ट कार्बन जो होता है वो नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड बनाता है। तो जब शुगर मॉलिक्यूल, पेंटोस शुगर मॉलिक्यूल बेस के साथ बॉन्ड बनाता है और इन दोनों का जो न्यू स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड, SIDE। व्हेन पेंटोस शुगर बाइंड्स विथ नाइट्रोजनस बेस by C1 carbon, then that new structure is called as the nucleoside। ठीक है, अब क्या होगा, शुगर के फर्स्ट कार्बन को नाइट्रोजन बेस अटैच्ड है और फिफ्थ कार्बन को फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। तो ये तीनों को जब ज्वाइन करेंगे तो इन तीनों का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। एंडिंग में आएगा TIDE। ये था न्यूक्लियोसाइड, ये है न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे था SIDE, यहाँ पे रहेगा TIDE। कैसे बना, शुगर के फर्स्ट कार्बन को नाइट्रोजन बेस अटैच रहेगा तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। जब शुगर के फर्स्ट कार्बन को नाइट्रोजन बेस और फिफ्थ कार्बन को फॉस्फेट अटैच रहेगा तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोटाइड। ये दोनों कंसेप्ट कंफ्यूजिंग होते हैं, टाइड और साइड। तो न्यूक्लियोसाइड, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस,
न्यूक्लियोटाइड शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस कहाँ पे, फर्स्ट कार्बन पे, और फॉस्फेट कहाँ पे, फिफ्थ कार्बन पे। सो दिस इज अबाउट द मेन कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो इसके पहले मैं देखा था कि ये किस प्रकार से मतलब कंपोनेंट कौन से रहेंगे। अब हर एक कंपोनेंट को अलग से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो कंपोनेंट पढ़ेंगे वो रहेगा पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर क्यों बोलते हैं उसका मतलब बताया था। पेंट जो आता है 5 कार्बन की वजह से कार्बोहाइड्रेट के लिए आएगा OH। अब दोनों में डिफरेंस देखो, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, इसको 1 डैश बोलता हूँ मैं। ये है सेकंड कार्बन 2 डैश, ये रहेगा 3 डैश, ये रहेगा 4 डैश, ये रहेगा 5 डैश। ठीक है, तो टोटल 5 कार्बन है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है, इसका नाम लिखा हुआ है 2 डीऑक्सी राइबोज और इसका नाम लिखा हुआ है राइबोज। तो ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 कार्बन का कंपाउंड है, उस 5 कार्बन के कंपाउंड का नाम रहेगा राइबोज। अब राइबोस और ये डीऑक्सी राइबोस, इन दोनों में देखेंगे तो ये सेकंड कार्बन में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सेकंड कार्बन देखो, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है वहाँ पे HOH होता है। अब यहाँ पे सेकंड कार्बन के ऊपर H और OH जरूर प्रेजेंट है, लेकिन वही हम इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो सेकंड कार्बन के ऊपर का यहाँ पे ओनली H प्रेजेंट है, यहाँ पे OH प्रेजेंट नहीं है। मतलब इसमें से एक ऑक्सीजन को कम किया हुआ है। तो राइबोस मॉलिक्यूल में से एक, जो राइबोस मॉलिक्यूल है उनमें से सेकंड कार्बन का एक OH में से O निकाल देंगे, वहाँ पे ओनली H रखेंगे। मतलब O को निकाल दिया, ऑक्सी को निकाल दिया, तो उसको बोलेंगे डीऑक्सी। और ये सेकंड कार्बन का ऑक्सीजन हमने रिमूव किया, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबोस। तो डीऑक्सी राइबोस होता है डीएनए में और राइबोस होता है आरएनए में। ये दोनों के दोनों है तो पेंटोस शुगर, मतलब ये शुगर ही है। तो राइबोस शुगर जो रहेगा वो आरएनए में रहेगा, और डीऑक्सी राइबोस शुगर जो रहेगा वो डीएनए में रहेगा। तो डीएनए और आरएनए के शुगर में बेसिक डिफरेंस जो रहेगा वो रहेगा सेकंड कार्बन पे। बाकी सभी कार्बन का जो पोजीशन रहेगा वो सेम रहेगा। क्लियर। तो वाई इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोस, बिकॉज सेकंड कार्बन पे जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को निकाल दिया है, वहाँ पे ओनली H है, OH नहीं है। क्लियर। एक और बात काम की, यहाँ पे हमने नंबरिंग को डैश से शो किया, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। एंड ऑफ द डीएनए वहाँ पे आता है 3 डैश एंड 5 डैश एंड। ठीक है, मतलब 3 डैश कार्बन के ऊपर वैकेंसी होती है तो उसको बोलेंगे 3 डैश एंड, और 5 डैश कार्बन के ऊपर वैकेंसी रहेगी तो उसको बोलेंगे हम लोग 5 डैश एंड। तो 3 डैश एंड 5 डैश एंड जो भी होता है वो पर्टिकुलर उस कार्बन के हिसाब से होता है। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि किस कार्बन के ऊपर वैकेंसी है। क्लियर। उसके बाद सेकंड हमने देखा था नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग प्यूराइन और दूसरे को बोलेंगे पायरिमिडीन। ठीक है, तो मेन जो डिफरेंस रहेगा, मतलब मेन रहेगा प्यूराइन और दूसरा रहेगा पायरिमिडीन। प्यूराइन जो होता है उस प्यूराइन में देखेंगे, यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो 6th कार्बन, मतलब इसको पेरेंट कंपाउंड बोला है क्योंकि इस पेरेंट कंपाउंड से ये 2 न्यू नाइट्रोजन बेस मिले हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्यूराइन में से 6th नंबर के कार्बन का H निकाल के NH2 लगाते हैं तो ये बन जाता है एडेनाइन। क्या किया, प्यूराइन में 6th कार्बन का H निकाल के वहाँ पे NH2 लगा दिया। इफ हम प्यूराइन में सेकंड कार्बन का H निकाल के वहाँ पे NH2 लगाते हैं और 6th कार्बन पे हम लोग C डबल बॉन्ड O लगाते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे ग्वानिन। मतलब प्यूराइन जो होता है उस प्यूराइन के 2 पार्ट्स है, एक है एडेनाइन और दूसरा रहेगा ग्वानिन। क्लियर। उसके बाद पायरिमिडीन नाम का दूसरा, मतलब मेन 2 नाइट्रोजन बेस है, एक प्यूराइन और दूसरा पायरिमिडीन। पायरिमिडीन जो बेस है उनके 3 टाइप्स है, एक है साइटोसाइन, दूसरा रहेगा यूरेसिल और तीसरा रहेगा थाइमिन। एडेनाइन ग्वानिन डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है। साइटोसाइन जो रहेगा वो डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है। ये पेरेंट्स है, मतलब इनसे ये बने हैं, तो डीएनए आरएनए में ये प्रेजेंट होते हैं, ये नहीं, इनके ये पेरेंट्स। ठीक है, मतलब इस पेरेंट से बने हुए मॉलिक्यूल। तो एडेनाइन ग्वानिन साइटोसाइन डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं।
यूरेसिल जो रहेगा वो ओनली आरएनए में प्रेजेंट रहेगा, डीएनए में नहीं रहेगा। थायमिन जो रहेगा वो ओनली डीएनए में रहेगा, वो आरएनए में नहीं रहेगा। तो एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन दोनों में प्रेजेंट रहेंगे। यूरेसिल आरएनए में रहेगा और थायमिन जो रहेगा वो डीएनए में रहेगा। सो दिस इज अबाउट द नाइट्रोजन बेस। तीसरा जो कंपोनेंट आता है वो आता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप को हम लोग फॉस्फोरिक एसिड से बनाएंगे। तो फॉस्फोरिक एसिड के पास जो एसिडिक हाइड्रोजन है, जब ये एसिडिक हाइड्रोजन वापस करेगा, मतलब देगा किसी को, किसी बेस को देगा, तो इसके ऊपर ये 3 H+ आयन दे सकता है और ये तीनों के तीनों H+ आयन देगा। ये फॉस्फोरिक एसिड जो रहेगा वो बन जाएगा फॉस्फेट ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप में। और इस प्रकार से ये जो फॉस्फेट ग्रुप रहेगा ये हमारे काम का है। तो 3 कंपोनेंट पड़े थे, पेंटोस शुगर, राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, उसके बाद नाइट्रोजन बेस, प्यूराइन और पायरामिडिन, उनके रहेंगे एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन, थायमिन एंड यूरेसिल। फिर हमने देखा फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फोरिक एसिड से बनेगा। अब ये तीनों कंपोनेंट को कंबाइन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से कंबाइन होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये जो डीऑक्सीराइबोज या राइबोस, कोई भी पहले मैं डीऑक्सीराइबोज लेता हूँ, तो डीऑक्सीराइबोज में ये जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? 4th कार्बन, ये 5th कार्बन। तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये क्या करेगा? H+ आयन देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? यहाँ से H+ आयन देगा। तो चलो इसने H+ आयन दे दिया, क्लियर है ना? ये क्या करेगा? यहाँ पे H+ आयन दे देगा। फिर ये H+ आयन इसके पास जाएगा और ये इसके पास जो OH है ये चला जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से H चला गया, यहाँ से OH चला गया। तो अब क्या होगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज रहेगा निगेटिव, इस कार्बन के ऊपर चार्ज रहेगा पॉजिटिव। तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो रहेगा वो क्या करेगा? यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा। कौन से कार्बन पे? 5th कार्बन के ऊपर। तो इस प्रकार से ये जो फॉस्फेट ग्रुप रहेगा ये 5th कार्बन के ऊपर अटैच रहेगा। राइबोस और डीऑक्सीराइबोस दोनों में सेम टाइप का क्या करेगा? ये स्ट्रक्चर शो करेगा। तो फॉस्फोरिक एसिड को फॉस्फेट में कन्वर्ट किया हुआ है और ये जो फॉस्फेट है ये फॉस्फेट इस 5th कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। मतलब फॉस्फेट ग्रुप जो रहेगा वो 5' के ऊपर अटैच्ड हो गया। जैसे ये डीऑक्सीराइबोज में गया वैसे ये कहाँ पे भी जा सकता है? राइबोस में भी जा सकता है। आप यहाँ पे देखोगे तो न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है, मतलब पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो पेंटोस शुगर है, इस पेंटोस शुगर में देखेंगे तो ये हमारा 1st कार्बन रहेगा, ये हमारा 2nd कार्बन रहेगा, ये हमारा 3rd कार्बन रहेगा, ये हमारा 4th कार्बन रहेगा और ये हमारा 5th कार्बन, ये वाला 5th कार्बन। ठीक है, और इस 5th कार्बन का OH क्या करेगा? इसके H के साथ चला जाएगा, दोनों वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे और ये फॉस्फेट ग्रुप जो रहेगा वो यहाँ पे अटैच रहेगा। हमने लास्ट मतलब स्लाइड में देखा था कि ये फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो 5th कार्बन के ऊपर अटैच्ड होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप रहेगा वो क्या करेगा? 5th कार्बन के ऊपर अटैच होगा। ठीक है, तो जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था वो यहाँ पे भी हमको पढ़ना है। मतलब उसका एक क्विक रिव्यू यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है। ये पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस से क्या बना था? न्यूक्लियोसाइड बना था। उस न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ तो वो न्यूक्लियोटाइड बना। क्लियर है? तो ये है डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज है, 2nd कार्बन के ऊपर का ऑक्सीजन निकाल दिया। और ये जो रहेगा ये रहेगा राइबोस शुगर। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है 1' के ऊपर और 5' के ऊपर कौन अटैच रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। यहाँ पे OH रहेगा और यहाँ पे OH रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे ओनली O लिखा हुआ है बट वो OH रहेगा। जैसे यहाँ का जो OH का H जो है वो CH2OH के OH के साथ चला गया था और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया था। ठीक है, तो यह है न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA एंड RNA। सेम फिगर आपके टेक्स्ट बुक में दी है। ये NCERT के टेक्स्ट बुक में से फिगर मैंने कॉपी किया हुआ है। शुगर सही है। अब इस पे हमको ये नहीं दिया हुआ है कि ये DNA है कि RNA है, क्योंकि ये 2nd कार्बन के ऊपर में यहाँ पे H है कि OH है ये शो नहीं किया हुआ है।
इसलिए हम इसको डीएनए का भी न्यूक्लियोटाइड कंसिडर कर सकते हैं, या तो आरएनए का भी न्यूक्लियोटाइड कंसिडर कर सकते हैं। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। क्लियर। अब क्या होगा, ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब यहाँ पे जो H है हम ये कंसिडर करते हैं, सॉरी O है, ये हमारा OH है, क्योंकि ये जो फॉस्फेट ग्रुप बनता है ये फॉस्फोरिक एसिड से बनता है, जिसमें रहेगा P डबल बॉन्ड O, और ये तीनों के तीनों साइड के ऊपर कौन प्रेजेंट था, H प्रेजेंट था। इसका H इसके OH के साथ चला गया, H2 रिलीज कर दिया, यहाँ का H यहाँ के OH के साथ चला गया और उसने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया। अब क्या होगा, इस यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप का जो H रहेगा वो एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा, इस OH के साथ चले जाएगा। मतलब ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे नहीं मतलब H है, कौन है, H। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन प्रेजेंट रहेगा, H प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास H है। और यहाँ का जो H है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये H जो रहेगा वो क्या करेगा, इस OH के साथ चले जाएगा। तो जब यहाँ का OH चले जाएगा, इस H के साथ चले जाएगा, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लियर। ये कौन से नंबर का कार्बन रहेगा, 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। तो अपर साइड में जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 5 डैश कार्बन को अटैच्ड है, और लोअर साइड का जो फॉस्फेट ग्रुप था वो कहाँ पे अटैच है, 3 डैश कार्बन को। तो इस एक न्यूक्लियोटाइड से हमने दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच किया, तो इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो H था फॉस्फेट ग्रुप का, जो फॉस्फोरिक एसिड से बना था, वो HOS के साथ चला गया, इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया और इस टाइप का लिंकेज यहाँ पे बन गया, और इस लिंकेज को बोलते हैं फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। तो क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। तो ये फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज जो होता है वो एक शुगर मॉलिक्यूल के 5 डैश कार्बन और दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के 3 डैश कार्बन के बीच में बनता है। क्लियर। मतलब ये शुगर मॉलिक्यूल में 1 डैश कार्बन, 3 डैश कार्बन और 5 डैश कार्बन ऐसे कार्बन है जो बॉन्ड बनाने के काम आते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड, हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ किस प्रकार से बॉन्ड बनाता है। तो ये फॉस्फेट के पास जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसके साथ ये OH चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इस प्रकार से ये क्या करेगा, फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज बनाएगा। ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा अटैच्ड हो गया, दूसरे के साथ तीसरा अटैच्ड होगा, तीसरे के साथ चौथा अटैच्ड होगा, और इस प्रकार से ये यहाँ पे लिंकेज बताएगा। अब देखो हम इसमें देखेंगे, तो इस कार्बन का 5 डैश कार्बन के पास, मतलब अब इसके पास जो वैकेंसी है वो 5 डैश कार्बन को जो ग्रुप अटैच्ड है उसके थ्रू वैकेंसी है, एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज 5 डैश एंड। 5 डैश एंड इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि अपर साइड में जो वैकेंसी है वो पेंटोज शुगर के 5 डैश वाले कार्बन को अटैच ग्रुप की वजह से है। लोअर साइड वाले में ये OH जो रहेगा ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाएगा। देखो ये जो OH होता है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब यहाँ पे जो एक्टिव साइट रहेगी ये 3 डैश कार्बन के ऊपर है, और एक्टिव साइट 3 डैश कार्बन के ऊपर होने की वजह से इट इज़ कॉल्ड एज 3 डैश एंड। तो इस न्यूक्लियोटाइड की चेन में देखेंगे हम लोग, ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है, इस न्यूक्लियोटाइड के चेन में 2 एंड है, एक को बोलते हैं 5 डैश एंड, तो दूसरे को बोलेंगे 3 डैश एंड। वाई दिस इज कॉल्ड एज 3 डैश एंड, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी है, मतलब जिस कार्बन के ऊपर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आके बॉन्ड बनाएगा वो साइड जो रहेगा वो कौन से कार्बन के ऊपर है, 3 डैश के ऊपर। यहाँ पे जो नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, 5 डैश वाले कार्बन को जो ग्रुप अटैच्ड है उसके थ्रू, एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज 5 डैश कार्बन। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब भी ये न्यूक्लियोटाइड एक चेन बनाता है, जब भी ये न्यूक्लियोटाइड एक चेन बनाता है, तो ये चेन 2 टाइप का, मतलब 2 एंड होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग 3 डैश एंड और दूसरे को हम बोलेंगे
5 डैश एंड। क्लियर। अब देखो यहाँ पे है एडेनाइन, ये है ग्वानिन, ये है थायमिन और ये है साइटोसाइन। एडेनाइन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ए जो रहेगा वो हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे जो बॉन्डिंग है, ये एडेनाइन एक जो बेस है, नाइट्रोजन बेस, वो थायमिन बेस के साथ ही हमेशा बॉन्ड बनाता है। और एडेनाइन और थायमिन के बीच में हमेशा दो बॉन्ड होते हैं, और ये दोनों के दोनों बॉन्ड जो है ये वंडरवॉल बॉन्ड्स होते हैं। ये दोनों के दोनों जो बॉन्ड रहेंगे ये वंडरवॉल बॉन्ड्स रहेंगे, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है और ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। इस नाइट्रोजन ने इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। यहाँ पे भी ग्वानिन और साइटोसाइन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये ऑक्सीजन और एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और सॉरी नाइट्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एसिडिक हाइड्रोजन। अब एक बात ध्यान रखना है, एडेनाइन हमेशा थायमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसाइन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। कभी भी एडेनाइन जो रहेगा वो साइटोसाइन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, कभी ग्वानिन जो रहेगा वो थायमिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। इनका बेस पेयरिंग जो होता है वो फिक्स होता है। ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, जी हमेशा सी के साथ बॉन्ड बनाएगा। उससे अच्छी खासियत ऐसी है कि ए और टी के बीच में हमेशा दो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जी और सी के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो वन स्ट्रैंड रहेगा, ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो इन स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन बेस के बीच में होता है। और इस नाइट्रोजन बेस के बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो फिक्स होता है। ए हमेशा टी के साथ जाएगा, जी हमेशा सी के साथ जाएगा। ए और टी में डबल बॉन्ड रहेगा, तो जी और सी में रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 डैश एंड और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डैश एंड। ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल चेन दिखाई है न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला, ये शुगर है, पेंटोस शुगर। उसके बाद डीऑक्सीराइबोज है, मतलब सिंपल सी बात है, ये डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड होगा। यहाँ पे ग्वानिन है, साइटोसाइन है, एडेनाइन है और थाइमिन है। ठीक है। तो यहाँ पे एक जो न्यूक्लियोटाइड है जिसके 5 डैश कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, ये क्या करेगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3 डैश कार्बन के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। तो इसका तो 5 डैश कार्बन तो लिंक्ड है, लेकिन इसका 3 डैश कार्बन के पास OH है जो कि 3 डैश कार्बन आने वाले दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाएगा। हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है, इसमें 5 डैश कार्बन को कौन अटैच्ड है, फॉस्फेट अटैच्ड है। तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट जो रहेगा वो अपर साइड वाले न्यूक्लियोटाइड के 3 डैश कार्बन के साथ अटैच्ड हो गया। फिर क्या करेगा, इस न्यूक्लियोटाइड के 3 डैश कार्बन के साथ लोअर वाले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया जो उस न्यूक्लियोटाइड के 5 डैश कार्बन को अटैच था। फिर यहाँ का जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, जो फॉस्फेट ग्रुप रहेगा वो इस न्यूक्लियोटाइड को 3 डैश कार्बन के थ्रू अटैच रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे अपर साइड में, तो 5 डैश कार्बन जो अटैच्ड है शुगर का, पेंटोस शुगर का, उस पेंटोस शुगर के 5 डैश कार्बन के साथ वैकेंसी है, तो ये बन गया 5 डैश एंड। यहाँ पे 3 डैश वाले के पास वैकेंसी है, तो इसको बोलेंगे हम लोग 3 डैश एंड। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनता है उसको बोलेंगे हम लोग फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, और ये रहेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन बेस। ए जो रहेगा वो टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इंटर नहीं, वो दूसरे चेन के साथ। ये जो एक बैकबोन चेन है, ऐसे दूसरी जो यहाँ पे चेन रहेगी उसके साथ वो क्या करेगा, बॉन्ड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट एट द 5 कार्बन एंड 3 कार्बन ऑफ ईच शुगर बैकबोन बाय द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो इस प्रकार से ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू बॉन्ड बनाएगा। अब देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये हमने एक बैकबोन देखा था, अब इस स्लाइड में देखोगे तो ये जो एक चेन है, ये एक चेन है, और ऐसा ही एंटी पैरेलल दूसरा चेन रहेगा। ये एक चेन है, इस चेन को एज इट इज हमने यूज़ किया, फिर उसका एंटी पैरेलल चेन लिया। अब एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, इफ़ ये चेन में ये 5 डैश एंड और 3 डैश एंड है, टॉप में रहेगा 5 डैश एंड, बॉटम में रहेगा 3 डैश एंड, तो उसके अपोजिट वाले चेन का जो एंड रहेगा वो अपोजिट होना चाहिए।
तो यहाँ पे टॉप पे 5 डैश एंड है, यहाँ पे बॉटम में 5 डैश एंड है, यहाँ पे बॉटम में 3 डैश एंड है, तो यहाँ पे टॉप में 3 डैश एंड है। तो एक जो डीएनए का चेन है, ऐसा ही यहाँ पे दूसरा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब होता है बाकी सब कुछ सेम रहेगा, अरेंजमेंट जो रहेगा वो एग्जैक्टली रिवर्स रहेगा। आप यहाँ पे देखोगे तो ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड शुगर के जो ऑक्सीजन है वो उस रिंग के अपर साइड में, आप यहाँ पे देखोगे तो जो ऑक्सीजन रहेंगे वो रिंग के लोअर साइड में है। मतलब दोनों का जो अरेंजमेंट रहेगा वो एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ए ने टी के साथ बॉन्ड बना दिया, एडेनाइन ने थायमिन के साथ बॉन्ड बना दिया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर क्या हुआ, जी और सी ने बॉन्ड बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड। फिर यहाँ पे टी और ए, मतलब ए और टी ने बॉन्ड बना दिया 2, और यहाँ पे जी और सी के बीच में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। ठीक है, तो ए हमेशा टी के साथ, या तो टी हमेशा ए के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जी सी के साथ या तो सी जी के साथ जो रहेगा वो क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में से आप थोड़े से पार्ट को और जूम करके देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे ये 1 चेन है, देखो इस एक चेन में लिखा हुआ है कि ये 3 डैश टू 5 डैश, और दूसरा चेन जो है वो 5 डैश से 3 डैश। सेम अरेंजमेंट यहाँ पे है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन बेसिस दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे ATGC ATGC, सेम बेसिस यहाँ पे शो किए हुए हैं। यहाँ पे ये डीएनए जो रहेगा वो एंटी पैरेलल रहेगा। अब क्या होता है, यहाँ पे इस प्रकार से ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पे हेलिक्स बनाता है। सो डीएनए एग्जिस्ट इन एंटी पैरेलल डबल हेलिक्स। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये क्या करेगा, डबल हेलिक्स शो करेगा। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये डीएनए और आरएनए दोनों के बीच का डिफरेंस है। डीएनए में क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होते हैं, और दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, लेकिन आरएनए जो रहेगा वो एक ही स्ट्रैंड वाला होता है। एक और डिफरेंस होता है, डीएनए में जो थायमिन होता है उसके जगह आरएनए में होता है यूरेसिल। तो डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है, और उसी के जगह जब आरएनए में हम देखेंगे तो वहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। बाकी जो बेस होते हैं वो एज इट इज़ होते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो आरएनए जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा। यहाँ पे यूरेसिल लिखा हुआ है, यहाँ पे यूरेसिल लिखा हुआ नहीं है। ये जो आरएनए होते हैं, आरएनए के 3 टाइप्स है, एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए, और तीसरा होता है टीआरएनए। इसमें ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है, जो बायो बी ग्रुप वाले हैं उनको डिटेल में बाद में पढ़ना है। सिर्फ हमको यही देखना है कि जो आरएनए होते हैं उनके टाइप्स कितने होते हैं। तो डीएनए के कोई टाइप्स नहीं है, लेकिन आरएनए के टाइप्स है एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, और टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, इन दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन ये रहेंगे तो कैसे रहेंगे, सिंगल, हम उसको क्या बोलेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड, और ये जो रहेंगे ये कैसे रहेंगे, डबल स्ट्रैंडेड। अब आता है डीएनए एज ए हेरिडिटरी मटेरियल, दैट इज ट्रेडिशनल सेंट्रल डोग्मा। इसमें क्या होता है, जब कभी ऐसा होता है एक डीएनए कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू खुद के जैसा ही दूसरा डीएनए बनाता है। रिपीटिंग अगेन, जब भी कभी ऐसा होता है कि एक डीएनए आफ्टर सम प्रोसेस वो खुद के जैसे दूसरा डीएनए फिर से बनाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब वो डीएनए अपने रेप्लिकास बनाता है, अपनी जेरोक्स बनाता है। तो एक डीएनए खुद के जैसे दूसरे डीएनए बनाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए जो रहेगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। देखो डीएनए है वो भी प्रोटीन का बना हुआ है, आरएनए जो रहेगा वो भी प्रोटीन का बना हुआ है। डीएनए खुद के जैसे दूसरे डीएनए को बनाएगा तो उसको बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। इस डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होके ये सिंगल स्ट्रैंडेड बनाता है। क्या बनाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे,
ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो आरएनए होता है उस आरएनए को हम लोग सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन। तो पहले आता है ट्रांसक्रिप्शन, फिर आता है ट्रांसलेशन। डीएनए खुद के जैसे दूसरे डीएनए को बनाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। और इस आरएनए को हम लोग जब प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन। तो ये बन जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। अब आता है आरएनए एज द हेरिडिटरी मटेरियल। ये हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे, ये आरएनए के बारे में, ठीक है। डीएनए को हम लोग आरएनए में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या बोला था हमने, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन इफ़ कभी ऐसा होता है इस आरएनए को हम लोग डीएनए में कन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट किया, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया तो उसको बोला हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जैसे एक डीएनए खुद के जैसे दूसरे डीएनए को बनाता है दैट इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन, वैसे ही जब एक आरएनए खुद के जैसे दूसरे आरएनए को बनाता है तो उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब सॉरी आरएनए रेप्लिकेशन। मतलब ये आरएनए क्या करेगा, खुद के जैसे दूसरे आरएनए को प्रोड्यूस करेगा एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रेप्लिकेशन। या तो ट्रांसलेशन हमने पढ़ ही लिया था कि आरएनए को हम लोग प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे और आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इनका मतलब ध्यान में रखना है, कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। क्लियर है? ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो बन जाता है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए खुद के जैसा खुद का डीएनए बनाएगा, डीएनए से एमआरएनए बना उसको बोला हमने ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए को हमने प्रोटीन में कन्वर्ट किया, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन इज कैरिड आउट बाय आरएनए पॉलीमरेज 2। मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है, इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो एंजाइम हम यहाँ पे यूज़ करते हैं उस एंजाइम को हम बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसलेशन इज परफॉर्म ऑन द राइबोसोम। मतलब ये ट्रांसलेशन जो होता है वो राइबोसोम्स के ऊपर क्या होता है, परफॉर्म किया जाता है। एंड रेप्लिकेशन इज कैरिड आउट बाय द डीएनए पॉलीमरेज। मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज की वजह से होता है और रेप्लिकेशन जो रहेगा वो डीएनए पॉलीमरेज की वजह से होता है। तो ये याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए किसको यूज़ किया था और रेप्लिकेशन करने के लिए किसको यूज़ किया था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कॉपीज आरएनए इनटू डीएनए, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था। दो बातें याद, ये तीन बातें याद रखना है। ट्रांसक्रिप्शन कैरिड आउट बाय आरएनए पॉलीमरेज, replication is carried out by DNA polymerase and translation is performed on ribosomes। अब ये जो डीएनए या न्यूक्लिक एसिड होते हैं इनका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन हेरिडिटी में आता है। हेरिडिटी का मतलब होता है द पासिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जब हमारा मतलब बर्थ होता है तो हम जब भी हम कोई देख के बोलता है कि हमारे बॉडी का पर्टिकुलर कोई एक पार्ट जो रहेगा वो हमारे किसी पेरेंट्स से मिलता है, मतलब या तो पेरेंट्स से या तो ग्रैंड पेरेंट्स से। इसका मतलब वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो रहेगा वो उनके जनरेशन से हमारे जनरेशन तक पास हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। तो उस इंफॉर्मेशन को पास करने का जो प्रोसेस होता है, ये जो फिनोमिना होता है उसको बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब होता है हमारे जो एंसेस्टर होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो उनके जनरेशन में से उनके जो प्रॉपर मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आने वाले न्यू जनरेशन में जो पास होने का जो प्रोसेस होता है इट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर। अब ये एक वेल नोन कंसेप्ट है। जैसे जब भी कुछ मतलब बड़े क्राइम होते हैं या तो कुछ मतलब दो
बॉडीज़ को मिलाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की डेथ बॉडी मिल जाती है और उनकी डेड बॉडी जो होती है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, तो ये पहचानना मुश्किल होता है कि वो एग्जैक्टली डेड बॉडी किसकी रहेगी। उस टाइम पे वो क्या करते हैं, दूसरों के साथ उनका डीएनए मैच करके देखते हैं। तो डीएनए जो होता है वो हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा डीएनए जो होता है वो मैच होता है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे पेरेंट्स के जैसा ही हमारा डीएनए रहेगा, लेकिन हमारा डीएनए जो होता है वो हमारे पेरेंट्स के साथ मैच होता है। बहुत सारे क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए इस डीएनए न्यूक्लिक एसिड को यूज़ करते हैं। डीएनए के सैंपल को वो कलेक्ट करते हैं और दोनों डीएनए सैंपल को मैच करने की कोशिश करते हैं। तो हमको ये फाइंड करने के लिए कि ये जो मिला हुआ स्पीसीज है वो हमारे ही एंसेस्टर का है या हमारे एंसेस्टर का नहीं है, ये पता लगाने के लिए हम लोग न्यूक्लिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली डीएनए को यूज़ कर सकते हैं। ये सेल्फ डुप्लीकेशन करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जब भी हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो खुद का डुप्लीकेशन करता है जैसे, और वो खुद के जैसे दूसरे कॉपीज बनाने की कोशिश करता है और उसको हम बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन को सिंथेसिस होता है उस प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए ये न्यूक्लिक एसिड जो रहेंगे वो काम रहेंगे। एक्चुअली प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स in the cell, but message for the synthesis of the particular protein is present in DNA। ऐसा कहा जाता है कि डीएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। हाँ, मेन काम तो उसी का है, लेकिन प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का जो काम होता है वो आरएनए का होता है। लेकिन उस प्रोटीन सिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए जो मैसेज का ट्रांसफ़र होता है, उस मैसेज ट्रांसफ़र को करने के लिए या तो वो जो मैसेज चाहिए होता है उस प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए, वो मैसेज जो होता है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये रहेंगे बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस लेसन का, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया है बायोमोलिक्यूल लेसन का एंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है बायोमोलिक्यूल का वो पूरा रीड करना है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करना है। जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ा है उन पॉइंट्स को वहाँ पे देखना है। कुछ पॉइंट छूट गए होंगे तो आप डाउट्स में पूछ सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको काम करना है, कोई भी शीट सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है वो रीड करना है पूरा स्टार्टिंग से एंड तक। और वो रीड होने के बाद आप कोई भी मटेरियल या तो कोई भी शीट जो रहेगा आप सॉल्व कर सकते हो। ये जो लेसन है इसके बारे में फिर से एक बार मैं यही बोल रहा हूँ, ये मान के नहीं चलना है कि ये 20 सेक्शन वालों को इजीली आएगा, ये सेक्शन वालों को नहीं आएगा। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स है उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, मतलब हम उन बायोमोलिक्यूल की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे। हाँ, एक बात हो सकती है, जो वर्ड्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट, पेंटोज शुगर, अमीनो एसिड्स, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये जो हेरिडिटी है, डुप्लीकेशन है, रिप्लिकेशन है, ये जो वर्ड्स है ये वर्ड्स उनके लिए फैमिलियर है, बी ग्रुप वालों के लिए। लेकिन इतने भी ज़्यादा मतलब हेवी वर्ड्स नहीं है ये लोग कि आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ये लेसन दोनों सेक्शन वालों के लिए इजी है, आराम से जितना हमने यहाँ पे पढ़ा है उसको रिवाइज करके फिर से एक बार देख लो। जो टेक्स्ट बुक है वो साथ में पढ़ो, और टेक्स्ट बुक पढ़ने के टाइम पे वो पढ़ो, साथ में यहाँ का जो हमने टॉपिक पढ़ा था वीडियो का वो देख सकते हो, और उसके बाद फिर से एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ो। तो इससे क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा लेसन जो रहेगा, उनके पूरे कंसेप्ट जो रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा लेसन नंबर 14 बायोमोलिक्यूल, ये यहाँ पे एंड हो गया है। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नए लेसन के साथ। ठीक है, थैंक यू।